हे गाइस, मैं कंबोडिया के कोहकेर नामक पिरामिड में हूँ और आज हम यहाँ एक रहस्यमय चट्टानी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसे नॉब्स कहते हैं। आप इस उठे हुए भाग को देख सकते हैं। ये कितना लाजवाब दिख रहा है। ये दरवाजे की घुंडी के जैसा क्यों बनाया गया है? अगर आप आसपास के खंडों को देखेंगे तो ये उभार अन्य किसी में नहीं दिखेगा, ये बस इसी में है। इस उभार का क्या उद्देश्य हो सकता है? 1000 साल से भी पहले इसे क्यों बनाया गया होगा? आप ये सोच सकते हैं कि शायद ये महज एक अपवाद लगते हों। तो जब मैं पिरामिड की इस सतह का निरीक्षण कर रहा हूँ, ये सबसे नीचे की सतह नहीं है। मैं इस सीढ़ी नुमा पिरामिड की एक सतह पर चल रहा हूँ। इन ब्लॉक्स को जरा गौर से देखिए। उस ब्लॉक को देखिए, कैसे इसके ऊपर एक पौधा निकल आया है। ये वही उभार वाला ब्लॉक है। इस पर साफ तौर पर उभार है, एक उभार जो बाहर की तरफ है। इन्हें क्यों बनाया गया होगा? इनका क्या मकसद हो सकता है? चलिए मैं आपको भारत का एक दूसरा मंदिर दिखाता हूँ, जो कि तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है। यह भी लगभग कोहकर पिरामिड के समय में ही बनाया गया था। ये भी लगभग 1000 साल पुराना है। यह भी एक शिव मंदिर है और यह भी एक पिरामिड है। दोनों में बहुत गजब का संयोग है, जबकि दोनों लगभग 3000 मील दूर स्थित हैं। पर शायद सबसे बड़े इत्तेफाक की बात उनके लिंगम है। तंजावुर के मंदिर का लिंगम जमीन से 13 फीट ऊंचा है और ये जमीन के नीचे भी कई फीट तक जाता है। और याद है, मैंने आपको कोहकर पिरामिड के क्रिस्टल लिंगम के बारे में बताया था। लेकिन चलिए हम नॉब्स के रहस्य के बारे में बात करते हैं। हम इस मंदिर में भी नॉब्स को देख सकते हैं। मैंने इसे 2013 में फिल्माया था, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही रोचक विवरण हैं। ये सभी सॉलिड ग्रेनाइट हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स जो सटीकता से आपस में जोड़े गए हैं। आप इन ब्लॉक्स के बीच में एक सुई भी नहीं घुसा सकते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें ढाल कर एक साथ जोड़ दिया गया हो। पर इन नॉब्स को देखिए, इन्हें जिस तरह लगाया गया है, इस बारे में मैंने कुछ अजीब बात नोटिस की है। अगर दीवार पर कोई नक्काशी या अभिलेख नहीं है तो हम बहुत से नॉब्स देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इन दीवारों पर हम नॉब्स के समूह देख सकते हैं। पूरी दीवार उभार वाले शिलाखंडों से भरी है। पर अगर दीवार पर कोई नक्काशी या लेख होता तो वहां कोई भी नॉब नहीं दिखता। पूरी दीवार चिकनी है। मैं जितना इसका निरीक्षण करता हूँ, मुझे ये सच ही लगता है। इस दीवार को देखिए, ये कितनी दिलचस्प लग रही है। नजरों के सामने तो कोई नॉब नहीं है, पर नॉब्स वाले खंडों का इस्तेमाल वहां हुआ है जहां आमतौर पर लोगों की नजर नहीं पड़ती। ऐसा लग रहा है मानो इन उभरे खंडों को उन जगहों पर लगाया गया है जो कि खास नहीं है, जैसे कि ये किसी बड़े कारखाने के बिगड़े हुए सामान हो। मेरा इस बात से क्या मतलब है? आज अगर आप एक बड़ा घर बनवाना चाहते हो और आपने 50,000 ईंटें बनवाई, पर उनमें से 500 ईंटें खराब हों, तो आप इन ईंटों का क्या करेंगे? आप उन 500 ईंटों को फेंकना नहीं चाहते। आप उन्हें ऐसी जगहों पर लगाएंगे जो सबकी नजर में आसानी से नहीं आए, या फिर वो कोई खास जगह ना हो। बिल्कुल ऐसा ही इस मंदिर में हुआ है। उभरे शिलाखंडों को मामूली जगहों या फिर ऐसी जगहों पर लगाया गया है जहां कोई ध्यान ना दे, और आपको लगेगा कि वाह, कितने सारे नॉब्स हैं। पर असल में ये उभरे शिलाखंड पूरे मंदिर का 1 या 2% ही है। ये उभरे शिलाखंड सिर्फ कंबोडिया और भारत में ही नहीं, बल्कि इजिप्ट, पेरू, तुर्की और लगभग सभी प्राचीन शिलाखंडों की संरचनाओं में पाई गई है। आप इन नॉब्स को सभी प्राचीन संरचनाओं में देख सकते हैं। हालांकि ये क्यों बनाए गए हैं, ये अभी तक रहस्य ही है। मुख्यधारा के खोजकर्ता बड़ी अजीब सी दलील देते हैं। उनका कहना है कि शिलाखंडों में उभार वास्तव में एक कट है जो शिलाखंड के निर्माण के समय बनाया गया था। क्यों? ताकि वे इसके नीचे रस्सी डालकर उसे उठा सकें।
पर जब हम इन नॉब्स को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि ये समान रूप से नहीं बने हैं। उदाहरण के लिए इस पत्थर को ही देखिए। अगर इसके नीचे रस्सी डालकर उठाने की कोशिश करें तो या तो ये आगे या फिर किनारे फिसल जाएगा। इनमें से कई नॉब्स समान नहीं हैं, इसलिए उनमें रस्सी डालकर उन्हें उठाना नामुमकिन है। इनमें से कुछ नॉब्स इतने छोटे हैं कि आप इनमें रस्सी डालकर उठा नहीं सकते। उदाहरण के लिए ये नॉब इतनी छोटी है कि इसमें तो आप अपनी उंगली भी डालकर इसे उठा नहीं सकते हैं। पुरातत्वविदों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर एक और सवाल है जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ये नॉब्स खंडों को उठाने के लिए बने हैं तो इन्हें हर शिलाखंड में होना चाहिए, पर ये नहीं है। सभी शिलाखंडों पर ये उभार क्यों नहीं है? मुख्य धारा के खोजकर्ताओं की दलील सही नहीं लगती, वे सरासर गलत हैं। चलिए इसे हम इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखते हैं। ये नॉब्स क्यों बनाए गए होंगे? ये सवाल ही गलत है। अगर ये उभार जानबूझकर बनाए गए होते तो इन्हें हर शिलाखंड में होना चाहिए था। तो ये जानबूझकर नहीं बनाए गए थे। कुछ उभार तो इतने छोटे हैं कि इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। और देखिए, लगभग 300 शिलाखंडों में से शायद एक में ही ये नॉब मिलेंगे। तो ये क्या है? अगर आप ढलाई के काम को जानते हो तो ये नॉब्स बहुत ही आम बात है। ढलाई के काम में इन्हें ड्रॉप्स कहते हैं। जब हम किसी मटेरियल को पिघलाते हैं और उसे सांचे में डालते हैं तो जिस स्थान पर वह ठीक से नहीं पिघला होता वहां कुछ ऐसा ही उभार दिखता है। ये ढलाई के क्षेत्र में आम बात है, जो कि तकनीकी रूप से ड्रॉप कहलाता है। ये बूंद या गांठ हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। प्राचीन समय में लोग ठोस पत्थरों का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि वे उन्हें पिघलाकर ढलाई करते थे, जैसा कि आज हम ईंटें बनाते हैं। निर्माण कला में ऐसा होता है कि एक साथ इतना बनाने पर एक या दो खराब भी निकल सकते हैं, जैसा कि सब जानते ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी हुआ है। कई सौ खंड बनाने के बाद आपने किसी एक में ही ये नॉब देखे होंगे, तो ये किसी खास उद्देश्य से नहीं बनाए गए हैं। ये बस एक मामूली सी खोट है और कुछ नहीं। कंबोडिया के प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने जरूर ही चट्टानों की प्राकृतिक स्थिति में कुछ बदलाव किया होगा। उन्होंने उसे पिघलाकर उसमें कुछ और मिलाया होगा। इसी कारण इतने बड़े बड़े मंदिरों को बना पाए। जो भी हो, मुझे भी लगता है कि इसी कारण ये मंदिर पेड़ पौधों से ढक गया होगा। कंबोडिया में प्राचीन स्थलों में ये पौधे किसी तरह उग ही जाते हैं, जबकि प्राकृतिक चट्टानों पर आप ऐसा नहीं देखेंगे। ये पौधे सिर्फ प्राचीन मंदिरों के पत्थरों पर ही उगते हैं। मुझे लगता है कि ये प्राकृतिक चट्टान की तुलना में ज्यादा नरम है, इसलिए ऐसा होता है। कोहकर पिरामिड के मजदूरों ने बताया कि वे पिरामिड की नियमित सफाई करते हैं। पौधों को हटाने के बाद भी वो शिलाखंडों पर फिर से उग जाते हैं। यह प्राचीन निर्माणकर्ताओं के बारे में ज्यादा जानकारी देता है कि वे क्या कर रहे थे। जब हम ज्यादा से ज्यादा सबूतों को देखते हैं तो पता चलता है कि वे चट्टानों को पिघला रहे थे और संभवतः वे जियोपॉलीमर बनाने के लिए उसमें कुछ मिला रहे थे और इन पिघले हुए पॉलीमर्स को आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकार में ढाल रहे थे। अगर आप मेरे चैनल को देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने चट्टान पिघलाने की तकनीक के उदाहरण पोस्ट किए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने तैरने वाले पत्थरों को बनाया था। ये वारंगल के प्राचीन मंदिर में पाया गया है। विशेषज्ञ भी अब स्वीकार करते हैं कि इन कृत्रिम चट्टानों को कई सौ साल पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था। उसी इलाके में ही रामप्पा नामक एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में एक खंबा है जो सामान्य ही दिखता है, पर जब मैंने इसे नीचे से देखा तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ मुड़ा हुआ सा है, जैसे कि कोई लचीली चीज हो। ठोस पत्थर टूट जाते हैं पर मुड़ते नहीं हैं। साफ तौर पर ये सभी चट्टानों को पिघलाने की तकनीक का ही उदाहरण है।
आज के समय में ये विचार कि चट्टानों को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, ये नया हो, पर हिंदू धर्म में ये काफी जाना माना है। मैं अक्सर मंदिरों के पुजारियों से ये सुनता आया हूँ कि इन पत्थरों को कृत्रिम रूप से बनाया गया था। This is not available stone. Man-made stone. Olden days people brilliant they make. Nowadays our knowledge is zero. Nobody knows the combination. That is the drawback. Not possible to maintain. Not possible to repair. हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि कुछ औषधियों से चट्टानों को पिघलाया या मुलायम किया जा सकता है। कंबोडिया के प्रिया विहार मंदिर में भी मैंने आपको दिखाया था कि कितने अच्छे मेहराब बनाए गए थे। सबसे ऊपर के शिलाखंडों के घुमाव को देखिए, ये भी चट्टान को ढालने की तकनीक का एक उदाहरण है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नॉब्स हजारों की तादाद में इन जियोपॉलीमर ब्लॉक्स को बनाते समय आई हुई कमियां हैं? इसीलिए शायद हमें कई सौ शिलाखंडों में से एक या दो में ही ये उभार दिखते हैं, या आपको मुख्यधारा के खोजकर्ताओं की बात ही सही लगती है? क्या वे उन्हें ब्लॉक्स को उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे? अगर ऐसा है तो सभी खंडों पर ये नॉब्स क्यों नहीं हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।